Hello students, I Amir Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SISTEC. Today we are going to discuss about drilling machine. ड्रिलिंग मशीन भी एक तरह से वर्कशॉप का एक इम्पॉर्टेंट मशीन टूल है और ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं ताकि हम किसी भी जॉब में अलग अलग तरह के अलग अलग साइजेस के होल जनरेट कर सकें। ठीक है। सो आज हम ड्रिलिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है, वो कौन से मटेरियल से बना होते हैं, हम सारे के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ड्रिलिंग मशीन क्या है? ड्रिलिंग मशीन में आप जो टूल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप ड्रिलिंग मशीन में किस तरह का टूल इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप ड्रिलिंग मशीन में जो टूल इस्तेमाल करते हो उसका नाम होता है आपका ड्रिल बिट। ठीक है। ड्रिल बिट में क्या होते हैं कि आप उनके साइजेस को, उनकी डेप्थ में, अगर आप जो ड्रिल बिट होती है, ड्रिल बिट के जस्ट बिल्कुल आप बॉटम पे अगर आप जाके देखोगे, बॉटम लास्ट में आपको उनके ड्रिल बिट के साइजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये ड्रिल बिट का इस्तेमाल होता है अगर आपको किसी भी जॉब में होल अगर आपको प्रोड्यूस करना है या फिर आपको होल बनाना है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं ड्रिलिंग मशीन के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बेस, कॉलम, आर्म, वर्क टेबल, ड्रिल हेड, फीड मैकेनिज्म, स्पिंडल, ड्रिल जिग्स, chucks, electric motor and pulley. So we will discuss about its each part one by one. First we will discuss about its base. आप यहाँ पर जो पिक देख रहे हैं ये ड्रिलिंग मशीन का बेस होता है। बेस जो रहता है, सिंपल सी बात है, ये कास्ट आयरन का बना रहता है और कास्ट आयरन की इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इसके ऊपर जो सारा का सारा लोड जो जा रहा होता है आपकी ड्रिलिंग मशीन का, वो पूरा आपका बेस के ऊपर जा रहा होता है, जिस वजह से हम बेस को कास्ट आयरन का बनाते हैं। और जो बेस होता है वो सिंगल पीस से बना होता है, इसलिए हम इसका सिंगल पीस को हम सिंगल पीस कास्टिंग के थ्रू हम इसको बनाते हैं। ठीक है। ये होता है आपका बेस। बेस में आपको क्या होता है, कुछ होल्स होते हैं ताकि आप इस बेस को क्या कर सकें, फाउंडेशन में फिक्स कर सकें। मैं आपको पिछले पिक, आप इस वीडियो को वापस रिज्यूम करके देखिएगा, जो पिछला जो पिक था उसमें आपको बेस नज़र आ रहा होगा। वो बेस जो है फाउंडेशन से पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है। अगर आप इस मशीन को फाउंडेशन से फिक्स नहीं करते हैं तो वाइल ऑपरेटिंग द मशीन स्टार्ट्स टू वाइब्रेट एंड इट मे कॉज एनी काइंड ऑफ अ डेंजर। ठीक। तो अगर आप मशीन को फिक्स नहीं करेंगे तो मशीन वाइब्रेट होती रहेगी और उस दौरान क्या हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर ड्रिलिंग मशीन को हम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं तो इसका जो बेस होना चाहिए वो आपका फिक्स होना चाहिए। ड्रिलिंग मशीन का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो रहता है आपका कॉलम या फिर पिलर। कॉलम और पिलर भी आपके कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को जूम करके अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक रैक दिखाई देगा। ठीक है। कॉलम के ऊपर क्या होता है, कॉलम जस्ट आपके बेस के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और कॉलम के ऊपर ही आपका पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म इंस्टॉल किया जाता है। इस कॉलम के ऊपर, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप इस पिक को जूम करके अगर आप देखेंगे या फिर आप अगर इस वीडियो को रोक कर अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रैक दिखाई देगा। इस रैक की मदद से आप क्या कर सकते हो कि टेबल को इस लीवर की हेल्प से आप इस टेबल को क्या कर सकते हो, अप एंड डाउन आराम से मूव कर सकते हो। कॉलम का काम क्या रहता है, जस्ट टू सपोर्ट द ड्राइविंग मैकेनिज्म, जस्ट टू सपोर्ट द हेड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, एंड टू सपोर्ट द टेबल एंड टू शिफ्ट द टेबल मूव अप एंड डाउन। कॉलम का और पिलर का वर्किंग फंक्शन ये होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका अपर आर्म। अपर आर्म क्या होता है, यह आपके कॉलम से कनेक्ट रहता है। मेन इसके अपर आर्म्स पे क्या होता है, पूरा का पूरा फीड मैकेनिज्म, जो भी ड्रिलिंग का मैकेनिज्म होता है वो पूरा का पूरा अपर आर्म के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। ये पूरा फंक्शन, जो पूरा पिक देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ का, इसको हम कहते हैं, पूरे पोर्शन को इसको हम अपर आर्म कहते हैं। इस अपर आर्म के ऊपर क्या है, आपका फीड ड्राइविंग मैकेनिज्म जो भी है या फिर आपका टूल होल्डर, स्पिंडल, सारे के सारे अपर आर्म के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। इस अपर आर्म पे कुछ मशीनों पे क्या होता है कि आपके वाइस भी लगा दिए जाते हैं। वाइस मीन्स क्या हो सकता है, आपका जो आर्म है आगे पीछे भी मूव किया जाता है। कुछ ड्रिलिंग मशीन्स पे क्या होता है, आपके वेंस भी यूटिलाइज किए जाते हैं ताकि आपका आर्म क्या हो सके, लेफ्ट से राइट और राइट से आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव कर सके यहाँ पर आर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप जो देख रहे हैं ड्रिलिंग मशीन का, वो होता है आपका वर्क टेबल।
वर्क टेबल में ऊपर क्या होता है, एक मशीन वाइज होता है जो आपको इस पिक में नहीं दिखाई दे रहा है, एक वर्क टेबल रहता है। सो वर्क टेबल में क्या होता है, जैसे आपने मशीन वाइज देखी होगी, सो मशीन वाइज आपने देखी होगी कारपेंटरी की शॉप के दौरान के मशीन वाइज में हम क्या करते हैं, वर्क पीस को होल्ड कर देते हैं। तो इसी टेबल के ऊपर एक आपका मशीन वाइज भी होता है जिसका काम क्या रहता है कि वो उस टूल को या फिर आपके जॉब को आपको क्या करता है, होल्ड करता है। सो जैसे ही आपका जॉब होल्ड कर लेता है, अब आप इस वर्क टेबल को भी क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। आप इस वर्क टेबल को कैसे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कॉलम के ऊपर आपके यहाँ पर एक रैक होता है, ठीक है। तो और ये लीवर दिख रहा है आपको, जैसे ही आप इस लीवर को लूज़ करते हो, आप क्या कर सकते हो, मैनुअली इस टेबल को अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ताकि आपका अगर जिस तरह से जॉब को आपको एडजस्ट करना है, जिस डायरेक्शन में आपको जॉब को एडजस्ट करना है, अगर आपका जॉब की थिकनेस कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब के वर्क टेबल को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। और यही अगर वर्क की अगर मान के चलिए ज़्यादा थिकनेस है तो वो क्या होगा, आपकी ड्रिल बिट के नीचे आ ही नहीं पाएगा, तो उसमें ड्रिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वर्क टेबल नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लीवर लूज़ करना पड़ेगा एंड देन आप मैनुअली इस वर्क टेबल को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। कुल मिला के वर्क टेबल का काम ये रहता है कि बस अकॉर्डिंग टू द जॉब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लीवर एंड बाय यूजिंग द रैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्क टेबल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रहता है स्टूडेंट्स आपके ड्रिलिंग मशीन का, वो होता है आपका ड्रिल हेड। ड्रिल हेड के ऊपर क्या रहता है आपका, एक्चुअली में एक पुली इंस्टॉल की जाती है। ड्रिल हेड के आगे क्या होता है, आपका स्पिंडल आपको इसमें पिक में दिख रहा है। स्पिंडल जो रहता है वो आपका चक, जो आपका चक होता है, ये आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देखेंगे, ये चक आपको स्पिंडल होल्ड करता है। और ये पूरा का पूरा स्पिंडल सिस्टम आपका पुली से कनेक्ट रहता है। आगे वीडियो में मैं आपको पुली भी दिखाऊंगा किस तरह से दिखता है। पुली से कनेक्ट रहता है। और इस ड्रिलिंग हेड को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक व्हील देख सकते हो आप। बाय रोटेटिंग दिस व्हील आप क्या कर सकते हैं, इस स्पिंडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस व्हील को फ्री छोड़ते हैं तो वापस ये फ़ौरन स्पिंडल क्या होगा, वापस ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज आप यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखेंगे, इनिशियल वीडियोज़ में इनिशियल कुछ देर पहले के जो वीडियो में अगर आप रिटर्न जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग दिखाई देगी पिक में। ये स्प्रिंग क्या होती है, जैसे ही आप इस व्हील को रोटेट करते हैं तो ये स्पिंडल नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिस वजह से ये स्प्रिंग क्या हो जाती है, एक्सपांड होती है, ठीक है। बट ये आपकी क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वापस ये स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने की कोशिश करती है। तो जैसे ही आप व्हील को लूज छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होती है, वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है, जिस वजह से आपका स्पिंडल भी क्या हो जाता है, वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, ठीक। और ये चक क्या होता है, आपका चक रोटेट होता है और चक आपको किस चीज़ को होल्ड करता है, आपके ड्रिल बिट को वो होल्ड करता है। और ये चक किस तरह से दिखता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपकी ड्रिलिंग मशीन का, वो रहता है आपका फीड मैकेनिज्म। आखिर आप इस ड्रिलिंग मशीन में आप किस तरह से आप अपने जो पावर ट्रांसमिट है वो किस तरह से हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो यहाँ पर है। इस इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर मैंने क्या करा है, एक चक लगा के रखा हुआ है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर भी मैंने एक पुली इंस्टॉल कर दी है इसकी शाफ्ट के थ्रू, ठीक है। और शाफ्ट पे हमने किस तरह से पुली इंस्टॉल करी है, बियरिंग की हेल्प से हमने क्या करा है, बियरिंग लगाया है, बियरिंग के ऊपर एक पुली लगाई है, जिस वजह से वो पुली उसके मोटर की शाफ्ट पर फिक्स हो गई है। अब ये मोटर की शाफ्ट पर हमने एक स्मॉल पुली फिक्स कर दी है। इसी तरह से ड्रिलिंग हेड के ऊपर भी मैंने क्या करा है, एक पुली फिक्स कर दी है, जिसमें क्या है 2 से 3 आपके क्या हैं, आपके 2 से 3 सेक्शंस हैं। अगर आप पुली ध्यान से अगर आप देखेंगे, आप पिक में अगर पुली देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको, सबसे ऊपर की जो पुली है उसका डायमीटर कम है, देन उसके बाद मीडियम डायमीटर है, एंड उसके बाद डायमीटर का साइज़ क्या हो गया है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपका जो पुली है ये एक्चुअली में आपसे कहाँ से कनेक्ट रहता है, एक आपके ड्राइवर से कनेक्ट रहता है और एक आपके ड्रिवन पुली से कनेक्ट रहता है, ठीक है। जैसे ही आप क्या होता है, आपकी मोटर स्टार्ट होती है, देन आपकी मोटर से जो आपका शाफ्ट रोटेट करता है, इससे एनर्जी आपके ड्राइवर पुली को जाती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। यही ड्राइवर पुली आपके ड्रिवन पुली से कनेक्ट रहता है बाय यूजिंग द ड्राइविंग बेल्ट।
इस ड्राइविंग बेल्ट के थ्रू आपकी पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, आपके पुली को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, अब आपका क्या रहता है, अगर आपको स्पीड इसकी कम करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पुली को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको इस स्पीड ड्राइविंग अगर आपको इसकी स्पीड कम करनी है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सो ये सबसे बड़े वाली चक पे लगा हुआ है इस वक्त। मतलब जो आप अगर इस पुली को देखेंगे ध्यान से तो ऊपर वाला का डायमीटर सबसे छोटा है जहाँ मैक्सिमम स्पीड डेवलप हो सकती है, बीच मीडियम पे जो है कम स्पीड डेवलप होगी। और अगर आपने बड़े सेक्शन पर अगर आपने जैसे कि आप इस पिक में देखेंगे कि बेल्ट ड्राइव जो है आपने बड़े सेक्शन के ऊपर फिक्स करके रखी हुई है, जिस वजह से आपकी जो स्पीड रहेगी आपकी ड्रिल बिट की वो क्या रहेगी, मशीन की स्पीड कम रहेगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो ड्राइविंग बेल्ट है जो बेल्ट है आपने उसको बड़े सेक्शन के ऊपर फिक्स करके रखा हुआ है। सो अगर आपको स्पीड बढ़ानी होती है तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बेल्ट को आपको छोटे सेक्शन के ऊपर रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये क्या होता है, आपका फीड मैकेनिज्म होता है। फीड मैकेनिज्म में आपकी एक इलेक्ट्रिक मोटर रहती है जो आपके ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर आपकी क्या होती है, आपकी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है बाय यूजिंग द बेल्ट ड्राइव। अब आपका यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन में आपके वी सेक्शन भी हो सकता है और आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। सो यहाँ पर हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो है आपका आपकी फ्लैट बेल्ट ड्राइव। ठीक है, सो ये फ्लैट बेल्ट ड्राइव फीड मैकेनिज्म हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब जैसे ही आप यहाँ से पावर ट्रांसमिट करते हैं ड्राइवर से ड्रिवन पे, सो ड्रिवन क्या होती है, ड्रिवन आपकी जो रहती है वो किससे कनेक्ट रहती है, वो आपकी स्पिंडल से कनेक्ट रहती है। स्पिंडल आपको किस चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ होता है, स्पिंडल आपके चक को होल्ड करके रखता है। स्पिंडल आपके चक को जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट होती है स्पिंडल, वैसे ही आपका चक रोटेट होने लगता है और चक में आपका क्या लगा रहता है, चक में आपकी ड्रिल बिट लगी रहती है। ठीक है, सो ये होता है आपका फीड मैकेनिज्म। अब ड्रिलिंग मशीन का अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका स्पिंडल। It is a circular taper shaft which helps to hold the drill chuck. It is made up of high carbon, chromium steel or stainless steel or steel alloys. स्पिंडल किस तरह का शेप का रहता है, एक्चुअली में आपका जो स्पिंडल रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, स्पिंडल ये इंटरनली अगर आप देखेंगे तो, एक्सटर्नली तो आपको ये स्पिंडल दिख रहा है, तो एक्सटर्नली जो रहता है ये सर्कुलर रहता है, लेकिन इंटरनली क्या रहता है, ये टेपर शेप में रहता है। इंटरनली किस तरह से रहता है, ये एक्चुअली में एक टेपर शेप में रहता है। और ये काय से बना होता है, ये आपका हाई कार्बन क्रोमियम स्टील, ये स्टेनलेस स्टील से बना रहता है। और इसका काम क्या रहता है, इसका काम ये रहता है कि आपकी जो ड्रिल बिट रहती है उसको आप ये रोटरी मोशन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वी सेक्शन क्यों दिया हुआ है, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सो इसमें आपका एक और स्पिंडल है। ठीक है, स्लीव्स, अब मैंने आपको कुछ दिन पे लेथ में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें एक स्लीव्स होती हैं। ठीक, सो ड्रिल चक जो रहता है इस स्लीव्स के, ड्रिल चक का आपका इन स्लीव्स के अंदर जाता है। देन ये स्लीव जो रहती है, देन ये स्लीव आपकी कहाँ जाती है, ये स्लीव आपकी इस स्पिंडल के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये रहता है स्पिंडल का काम। स्पिंडल किस तरह का शेप का होता है भाई, स्पिंडल का जो इनर सर्कल रहता है वो टेपर शेप का होता है, वो क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील से मटेरियल से बना होता है। और स्पिंडल का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है वो रहता है आपका रोटरी मोशन को आपके सप्लाई करना, किसको, आपके ड्रिल बिट को। नाउ अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका ड्रिलिंग मशीन का वो कहलाता है आपका चक। इसको आप ड्रिल चक भी कह सकते हैं। एक्चुअली में इस चक को क्या किया जाता है, आपके जो स्पिंडल होता है उस पर हम इसको माउंट करते हैं। ड्रिल चक का काम ये रहता है कि आपकी जो ड्रिल बिट रहती है, आप यहाँ बॉटम पे अगर देखेंगे ये कहलाती है आपकी ड्रिल बिट। ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा कि आखिर हम किस तरह से होल करना स्टार्ट करते हैं और आखिर हम किस तरह से, अगर हम कोई होल कर रहे होते हैं तो हम क्या गलतियां कर सकते हैं उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये चक होता है, ड्रिल चक। अगर आप यहाँ ध्यान से इस पिक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ गियर आपको टीथ कट किए हुए दिखेंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके स्पर गियर, इस पर टीथ होते हैं ये। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आप ये की होल देख रहे हैं,
जैसे कि लेथ मशीन में आपका चक्की होती थी, वैसे ही ड्रिल चक्का भी आपकी की होती है। आप क्या करते हैं, उस की को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं एंड देन आप क्या हो सकते हैं, इसको लूज़ या फिर टाइट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको लूज़ करते हैं सो क्या होगी, आपकी ड्रिल बिट बाहर आ जाएगी। और अगर आप दूसरी ड्रिल बिट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, चक के अंदर इंसर्ट कीजिए उस बिट को एंड देन आप इसको जैसे ही टाइट करना स्टार्ट करेंगे सो वो बिट क्या हो जाएगी, इस चक के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। सो कुल मिला के चक का काम क्या रहता है कि चक आपके जो ड्रिल बिट होती है उसको होल्ड करता है। देन होल्ड करने के बाद आपका जो पावर ट्रांसमिशन आ रहा होता है, सबसे पहले तो वो पावर ट्रांसमिशन आपके मशीन से आता है, फिर बेल्ट ड्राइव के थ्रू आपके ड्रिवन शाफ्ट पर आता है, ड्रिवन शाफ्ट से स्पिंडल से चक पे, वो चक ये पावर टोटली ट्रांसफ़र किसको कर देता है, आपकी ड्रिल बिट को कर देता है। सो जो आप ड्रिल चक देख रहे हैं, ड्रिल चक का जो सेंटर्ड होता है वो सेल्फ सेंटर रहता है। जैसे आपने लेथ में देखा था 3 जॉ चक, जो कि यूनिवर्सल जॉ चक भी कहते थे हम उसको। अगर आप जो वहाँ पर अगर आप चक्की का इस्तेमाल से देखते थे तो तीनों के तीनों जॉज इकट्ठे मूव होते थे। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे बॉटम साइड पे इसके भी 3 जॉज हैं, जो कि अगर आप इसको लूज़ करते हैं तो तीनों के तीनों जॉज इकट्ठे एक साथ मूव करते हैं, और अगर आप इसको टाइट करते हैं तो फिर ये तीनों के तीनों जॉज बिल्कुल कोऑर्डिनेट करते हुए एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, और ये जो चक होता है ये स्पेशल अलॉयज स्टील से बना होता है। ठीक है, ताकि ये आपके ड्रिल बिट को बहुत अच्छे से होल्ड कर सके। अब मैंने आपसे बात कही थी कि अगर हम ड्रिलिंग मशीन के दौरान अगर हम किसी पीस में अगर होल कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक केस एक कंसिडर कीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, अब आपको इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में एक होल करना है। अगर आप यहाँ देखें तो मैं आपसे ही कहता हूँ कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो थिकनेस है वो 10 mm मैंने कंसिडर कर ली। ठीक है, 10 mm है, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको लेंथ कुछ भी ले लेते हैं, आप यहाँ पे लेंथ ले लीजिए 60 mm ले लीजिए, यहाँ पे 60 mm है। ठीक, और मैंने आपसे कहा कि आपको यहाँ से 10 mm दूरी पर आके, यहाँ से 20 mm दूरी पर आने के बाद आपको यहाँ पर सेंटर मार्क करना है, और इस सेंटर मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर होल करना है। अब आप कहेंगे भाई हम सेंटर मार्क कैसे करेंगे, आपके दिमाग में ये भी बात आएगी। तो ये जो आप थिकनेस देख रहे हैं ये 10 mm की तो थिकनेस थी, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको सेंटर मार्क करना है तो उस दौरान क्या होगा, आपने कहा लेंथ आपने बता दी, ठीक है, आप हमें विड्थ और बता दीजिए। मैंने आपसे कहा कि विड्थ है आपकी 40 mm विड्थ है आपकी। ठीक, तो 40 का हाफ कितना हो जाता है, 20 mm हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से 20 mm की ये क्या चली गई आपकी, ये एक्सेस चली गई। यहाँ से आपने भाई 40 mm का हाफ कर लिया, तो 40 mm का हाफ कितना हो गया, 20 mm हो गया। और मैंने आपसे क्या कहा कि आपको इस रेक्टेंगुलर शाफ्ट के ऊपर आपको क्या करना है, एक ड्रिल होल करना है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी विड्थ है वहाँ से आप 20 mm दूर चले जाइए। मीन्स यहाँ से आप कितने mm दूर आ चुके हैं, यहाँ से आप 20 mm दूर आ जाइए। सो ये 20 mm हो गया। अब आपने क्या किया कि 20 mm पे आके अब आप यहाँ पर आके एक पॉइंट मार्क करेंगे और एक आप पंच लेंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये आपका स्टील से बना हुआ है, कास्ट आयरन से, स्टेनलेस माइल्ड स्टील से बना होता है। मैक्सिमम हम जो यूटिलाइज़ करते हैं कंपनीज़ में, प्रोडक्शन कंपनीज़ में, जो फैब्रिकेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे माइल्ड स्टील का मटेरियल यूटिलाइज़ किया जाता है। यहाँ पर आपने क्या किया, पंच कर लिया, और पंच करके आपने यहाँ पर एक सेंटर मार्क कर लिया। अब आप यहाँ पर ये गलती कर सकते हैं, अगर मैंने आपसे 10 mm का होल करने के लिए कहा है तो कभी भी आप एकदम से 10 mm की ड्रिल बिट ड्रिल चक में फिक्स करके एकदम से 10 mm का होल नहीं करें। जैसे ही आप ये गलती करेंगे तो आपका मटेरियल टूट जाएगा, या तो फिर 10 mm की ड्रिल बिट टूट जाएगी। कभी भी एकदम से इतना बड़ा होल नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी ड्रिल बिट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं,
स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करते हैं, देन उसके बाद हम बड़ा अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करते हैं। आप अगर इस पिक में देखेंगे तो यहाँ पर स्पेशली मैंने सिर्फ एक छोटी ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया है, जो मुश्किल से मिनिमम 2 या 3 mm का क्रॉस सेक्शनल का उसका एरिया होगा। ठीक है, उसका डायमीटर कितना होगा, 3 mm का मुश्किल से डायमीटर होगा या फिर 2 mm का होगा। तो सबसे पहले मैं सेंटर पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सेंटर पे मैं सिर्फ 2 mm का मटेरियल, डायमीटर का मटेरियल रिमूव करूँगा। जब 2 mm का हो जाएगा देन उसके बाद मैं कितने mm की करूँगा, 4 mm की ड्रिल बिट यूटिलाइज करूँगा। फिर मैं 4 mm का मटेरियल रिमूव करूँगा। देन उसके बाद फिर 5 mm की ड्रिल बिट इस्तेमाल करेंगे, देन 8 mm की ड्रिल बिट इस्तेमाल करेंगे, देन लास्ट में हम 10 mm की ड्रिल बिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज अगर आपने डायरेक्टली अगर 10 mm की ड्रिल बिट का अगर यूटिलाइज़ किया तो ड्रिल बिट क्या होगा, इसी के अंदर फंस जाएगा और ये मटेरियल वाइस में से निकल के बाहर आ जाएगा और जो कि ड्रिल बिट के साथ रोटेट करने लगेगा उस दौरान। ठीक है, सो इस दौरान क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये होल क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कुलर ना होकर ये किस शेप में आ जाएगा, ओवल शेप में आ जाएगा। मींस हल्का सा इसमें आपका एलिप्स का टच आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि एकदम से कोई भी अगर आपको होल करना होता है तो अगर जो आपको डेफिनेट साइज़ दिया होता है उस साइज़ का ड्रिल बिट ना करके आप सबसे पहले कौन सी ड्रिल बिट यूज़ करें, मिनिमम साइज़ की ड्रिल बिट यूज़ करें, मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करें, धीरे धीरे करके फिर उस ड्रिल बिट साइज़ को आप बढ़ाते जाएं और एट द एंड आपको जो डिज़ायर्ड शेप ऑफ मटेरियल जो यूज़ करने के लिए दिया गया है, साइज होल करने के लिए दिया गया है, डिज़ायर्ड शेप ऑफ साइज जो होल करने के लिए दिया गया है आपको, आप वो शेप का उस साइज का होल आप ड्रिल कर लें। ठीक है, अब हम इस ड्रिलिंग मशीन का लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। सो इस ड्रिलिंग मशीन का जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें हम एसी सिंगल फेस एसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें सिंगल फेज एसी मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 600 से 5000 आरपीएम की स्पीड से चल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्यूज़ में दिखाया, मैंने आपको पिछली पिक्स में दिखाया कि किस तरह से हम इसमें पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो पुली का यूटिलाइज़ करके या फिर बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करके हम इस इलेक्ट्रिक मोटर से हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। कहाँ पर, आपके ड्राइव इन पुली पर वी बेल्ट के थ्रू। और यही पावर किस में ट्रांसमिट किया जा रहा है, आपके स्पिंडल से, देन आपके चक पर एंड देन आपके ड्रिल बिट पर। ठीक है, सो ये था आपका ड्रिलिंग मशीन का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वारीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।